Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Professor Lagat Ali Mohsin with the new lecture of the third short story, that is Dark Divar and Golden Night. And this is the first lecture of the third story. First of all is as usual we will have the introduction of the story first, and a summary, the detail about the writer and characters and themes of the story. Then we will proceed to the text. Let's have summary first of all. In the name of Allah. पहले हम राइटर के बारे में देखते हैं. दिस इज़ द राइटर. हिज नेम इज एज यू सी रे ब्रैडबरी. रे ब्रैडबरी उसका लाइफ स्पैन जो है वो 2012 में ख़त्म हुआ, 1920 से लेके. और उसकी जो ज़्यादातर राइटिंग है द मोस्ट ऑफ द टाइम फैंटेसी है. फैंटेसी ऐसी स्टोरी को कहते हैं जो अनरियल होती है. इट्स सेटिंग, इट्स कैरेक्टर्स, इट्स प्लॉट, इट्स टोटली अनरियल फैंटेसी. जो तख़यलाती कहानी होती है उसको हम कहते हैं. इसीलिए साइंस फिक्शन की वजह से मशहूर है. और उसके अलावा हॉरर और मिस्ट्री फिक्शन के लिए है. हॉरर जिसमें कोई डरावना कैरेक्टर्स होते हैं, डरावनी सेटिंग होती है, जैसे गॉथिक फिक्शन में होता है. सिमिलर इज देयर. मिस्ट्री फिक्शंस हैं जहाँ पे पूरे सरार कहानियाँ आप देखते हैं. अननोन सेटिंग है, अननोन जगह हैं, अननोन कैरेक्टर्स हैं. स्क्रीन राइटर है जो ड्रामा फिल्म के लिए लिखते हैं. उसके बाद ज़्यादातर फेमस है साइंस फिक्शन की वजह से. जैसे हमने पढ़ा था साइंस फिक्शन फर्स्ट चैप्टर वाज आल्सो दैट कैटेगरी, जिसमें साइंस के किसी अप्लाइंसेस, किसी थेरी या किसी आइडिया को बयान किया जाए, उससे कहानी जो बनती है उसको साइंस फिक्शन कहते हैं. हॉरर मूवीज़ के लिए मशहूर है. और मोरओवर जो कॉमन उसकी फीचर्स हैं, पोएटिक स्टाइल को इकट्ठा करता है, यूज़ करता है, ब्लेंड करता है पोएटिक स्टाइल को. नॉस्टैल्जिया, चाइल्डहुड को यानी अपने बचपन को याद करता है. नॉस्टैल्जिया कहते हैं, दैट इज़ द रिमेम्बरेंस अबाउट पास्ट. और क्रिटिसिज्म है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम. दैट इज़ क्रिटिसिज्म ऑन ह्यूमन बीइंग्स, ऑन द अर्थली पीपल. ज़मीनी लोगों पे क्रिटिसिज्म है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न पीपल पे क्रिटिसिज्म है. तो इन फैक्ट his most of the writing, though it is fiction, it is unreal, it is imaginative, but it is criticism on human society, human beings, bad traits of human being. वो क्वालिटीज़ इंसानों की जो उनमें बुरी पाई जाती हैं. लालच है, हिरस है, दैट इज़ द रेस फॉर मनी. दिस मटीरियलिज्म के लिए जो रेस है, भाग दौड़ है, उसको वो क्रिटिसाइज़ करता है. जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, डार्क दिवर एंड गोल्डन नाइट हमारी इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल भी इस तरह से है कि वो डार्क दिवर एंड गोल्डन नाइट, यानी उनकी रंगत स्याह थी और वो सुनहरी आंखों वाले थे, गोल्डन नाइट. तो ये कहानी इस तरह से है. इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है हैरी है और उसकी फैमिली है. उसके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और खुद मियाँ बीवी है. टोटली देयर आर 5 मेंबर्स इन हिज फैमिली. और होता कुछ इस तरह से. आई हैव रिप्रेजेंटेड इट in a pictorial form so that you may understand it clearly. In imaginative form you may understand it. होता यह है कि दुनिया पे जंग का ख़तरा है, न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा है. और this is apprehensions given by most of the writers. They are very apprehensive about the future threat, that is of the use of nuclear war या न्यूक्लियर वेपन्स. आने वाले दिनों में ये ख़तरा है. अक्सर राइटर अपने इन एप्रीहेंशंस का इजहार करते रहते हैं अपनी राइटिंग में कि दुनिया को ख़तरा है. बिकॉज
these weapons of mass destruction can erode the whole humanity or whole world from the slate of the history. अगर पूरी दुनिया को भी ख़त्म कर सकते हैं इतने जो ना मैसिव डिस्ट्रक्शन के वेपन्स है दुनिया में, तो उन्हीं को एप्रीहेंड करते हुए इनफैक्ट राइटर्स यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहा है दुनिया पे जंग का ख़तरा है, न्यूक्लियर वॉर। चूँकि अमेरिकन है हैरी और उसकी फैमिली, तो पर्टिकुलरली इसकी सेटिंग हम जो कहेंगे वो अमेरिका है, और दूसरी सेटिंग जो है ना वो मार्स है, मरीख है। और वो क्या करते हैं, जंग के नतीजे में ख़तरे से बचने के लिए वो मरीख पे चले जाते हैं। मार्स पे रॉकेट पे वो लैंड करते हैं मार्स पे। यू नो वेरी वेल देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मार्स। मार्स पे कोई लाइफ नहीं है, एंड देट इज़ द प्लैनेट जस्ट आफ्टर द अर्थ, ज़मीन के करीब तरीन है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में है। दैट इज़ अबाउट कम अज़ कम जो है वो 80 से 90 डिग्री माइनस में है। दिन को नून के वक्त शॉर्ट से टाइम होता है जिसमें 70 डिग्री फ़ारेनहीट पे वो टेम्परेचर आता है, 70 डिग्री फ़ारेनहीट पे नून के वक्त। बाकी वो इंतहाई ठंडा सियारा है। लेकिन राइटर ने जो इसमें इमेजिन किया है दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। ज़ाहिर है एक प्लैनेट को ज़िक्र किया है, रॉकेट का ज़िक्र किया है, साइंटिफिक जो ना अप्लाइंसेस हैं, आप कह लें गैजेट्स हैं, और उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया है, इसीलिए हम इसको साइंस फिक्शन की कैटेगरी में शामिल करते हैं, जिसमें मरीख पे रहाइश तो नहीं है, लेकिन राइटर उसको इमेजिन करता है और मरीख पे रहाइश जो है वो मतलब अपने फिक्शन में यूज़ करता है। तो इसलिए चूँकि फिक्शन है, जो फैंटेसी है, सारी की सारी स्टोरी अनरियल और इमेजिनेटिव है। वहाँ पे जाके लैंड करते हैं जी मार्स पे, और मार्स पे जाके देखते हैं कि वहाँ का मौसम बहुत गर्म है। मैंने बताया कि एक्चुअल में कुछ और है, लेकिन राइटर उसके ऑपोजिट बनाता है। राइटर जो इस तरह से बयान करता है कि वहाँ पे दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तेज़ हवा चलती है। अब ज़रा देखिएगा वहाँ पे मरीख का मौसम जो है हॉट डेज़ हैं और रातें बहुत ठंडी हैं, कोल्ड नाइट्स हैं और विंडी डेज़ हैं, और ये तीनों चीज़ें उल्ट हैं। वहाँ पे दिन जो है वो भी ठंडे हैं, रातें इंतहाई ठंडी, और उसके अलावा वहाँ पे हवा का कोई नामो निशान नहीं होता। और लेकिन राइटर ने चूँकि उसके अपोजिट इमेजिन किया है, तख़य्युल, इसी को कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फैंटेसी, दिस इज़ कॉल्ड फिक्शन। तो इट इज़ नॉट सम सॉर्ट ऑफ कोई नॉन फिक्शन राइटिंग नहीं है जिसमें कोई फैक्शन फिगर बता रहा है कि इतना टेम्परेचर होता है। इट इज़ जस्ट फिक्शन, और इसमें असल पर्पस जो है, द रियल पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू गिव सम आइडिया, सम थीम, सम मोरल लेसन, सम message through the story, entertainment through the story, to give the flight to your imagination। imagination को flight देना मकसद होता है, ना कि just यहाँ पे आपको कोई फैक्शन फिगर बताना है। सिमिलरली आगे चलते हैं। मार्स पे जब लैंड करते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो रहना शुरू कर देते हैं। हैरी के साथ और भी लोग जाते हैं, लेकिन चूँकि मेन कैरेक्टर यही है, इसी की स्टोरी घूमती है। हैरी के साथ और भी लोग जाते हैं, 1000 पीपल होते हैं। हैरी जब वहाँ का इंटेंस वेदर देखता है, मौसम बहुत सख्त देखता है, तो वो डर जाता है। ही प्लान्स टू रिटर्न टू द अर्थ। उसकी बीवी उसको अपोज करती है, वो कहती है ज़मीन पर जंग का ख़तरा है, हम वापस नहीं जा सकते, लेकिन हैरी ट्राई करता है। वहाँ का मौसम कुछ इस तरह से है कि दैट अफेक्ट्स ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन ब्रेन पे वो असर करता है, यानी इंसान को भूल जाता है कि वो ज़मीन से आया हुआ है, उसकी याददाश्त भूल जाती है, गुज़रा हुआ वक्त भूल जाता है। तो
बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो रॉकेट बनाना है, और रॉकेट बना के कहाँ पे जाना है, ज़मीन पे, वहाँ पे जाना है, वो ज़मीन जहाँ से मुसीबत से हम जान छुड़ा के आए हैं। यहाँ पे एक इनफैक्ट वो डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल करता है ज़मीन के बारे में राइटर। तो इनफैक्ट असल में क्या कहना चाह रहा है कि ही इज़ क्रिटिसाइजिंग द हैबिट्स एंड ट्रेड्स ऑफ द पीपल ऑफ द अर्थ, के दे आर एम्बिशियस, दे आर ग्रीडी, दे आर रनिंग आफ्टर मनी, और इसी को क्रिटिसाइज़ करता है। दूसरी तरफ लोग जो है वो जो मार्स पे गए हुए हैं वो सारे गपशप कर रहे हैं, दे लिव अ कंटेंटेड लाइफ, दे हैव नो हाई एम्बिशंस, उनके बड़े बड़े डिज़ायर्स, बड़े बड़े ख्वाब, ड्रीम्स नहीं हैं। लेकिन हैरी जो है वो वापस जाना चाहता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद हैरी को भी भूल जाता है वो क्या किस लिए आया था यहाँ पे और वो कहाँ से आया था। वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो उनमें कुछ चेंजेस आती हैं उसके नतीजे में, जो पहले से जवान हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, माजी को भूल जाते हैं, गोल्डन आइड हो जाती हैं, येलो कलर्ड हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं और कंटेंटेड हो जाते हैं। ये कुछ आने वाली तब्दीली हैं, ज़रा देखिएगा। इट इज़ टोटली ऑपोजिट टू द अर्थ। ज़मीन के लोग, द पीपल आर वेरी ब्यूटीफुल आउटवर्डली बट वेरी इगली इनसाइड। अंदर से वो काले हैं, बाहर से वो गोरे हैं। ऑन द अदर हैंड द पीपल ऑफ द मार्स आर apparently beautiful, apparently black, but inwardly they are beautiful. So in fact writer has exposed the beauty of inner beauty। सिर्फ कलर की नहीं है बल्कि ब्यूटी जो है ना वो आइडियाज़ की है। ब्यूटी जो है ना वो ज़मीन के लोग डिस्ट्रक्शन के आइडियाज़ रखते हैं, वो ज़मीन को तबाह करना चाहते हैं, वो एटम बम चलाना चाहते हैं। तो इट मीन्स दैट वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। दे हैव नो टाइम टू फील एट ईज। वो उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो कुछ देर के लिए बैठ के वो अपनी ज़ात पे गौर कर सकें, और इतना वक्त नहीं है उनके पास कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, कुछ आइडल आर गुजार सकें, कुछ फजूल में कुछ बैठ के आपस में सोशली गपशप कर सकें। हर बंदे के पास, हर कोई आदमी, everyone is so ambitious or so greedy that he is running after money। पैसे के पीछे वो भाग रहा है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और तो यहाँ पे इनफैक्ट ये दो प्लैनेट्स का, एक इमेजिनरी है और एक रियल है, उस पे दोनों का कंट्रास्ट किया गया है। वहाँ के लोग इजी हैं, कंफर्टेबल हैं। उसके बाद वहाँ पे देखते हैं मार्स पे लाइफ कैसी है। मार्स पे पहले जाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ बनाते हैं, वहाँ पर उन्होंने ज़मीनी बस्ती बनाई, अर्थन जो है ना वो सेटलमेंट यानी कॉलोनी वहाँ पे इस्टेब्लिश की। लेकिन जो जो उनको भूलता गया, क्योंकि पहले उनके आइडियाज़ या सेंटिमेंट्स कौन से थे, वो ज़मीन वाले थे। वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, ज़मीन वाले लोगों का क्या कॉमन सेंटिमेंट्स होता है, बड़ा बड़ा घर हो, बड़ी फैसिलिटीज़ हों, उसमें खूबसूरत हो। और वहाँ पे जब जाते हैं तो वो ज़मीनी बस्ती को भूल के, वो छोड़ के, जब उनको भूल जाता है, ज़मीन वाले जो मेमोरी है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो पहाड़ों पे चले जाते हैं। और उनके मरीखियों के खंडरात हैं, वहाँ पे रियून्स हैं, उन रियून्स में जाके सेटल हो जाते हैं। तो इस तरह से उनकी याददाश्त भूलने के साथ साथ वो उनकी वो ट्रेड्स, वो ह्यूमन ट्रेड्स या वो ज़मीनी ट्रेड्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि राइटर हैज़ क्रिएटेड एन आइडियल वर्ल्ड, या आइडियल जो है वो यूनिवर्स क्रिएट की है इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, मार्स की सूरत में। तो राइटर उसको आइडियलाइज़ कर रहा है और ज़मीन के लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड डायडेक्टिक, या मॉरल लेसन देना होता है। ये हम इसको सटायर भी कहते हैं। सटायर होता है कि जिसमें हम किसी की वीकनेस को एक ऐसे अंदाज से बयान करते हैं कि वो मजाक के मूड में लगे, या
और एग्जैजरेशन करके उसका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन असल में पर्पस क्या हो, टू गाइड हिम, टू गिव हिम द राइट वे, उसको सही रास्ता दिखाना मकसद होता है। तो इस तरह से वो वहाँ पे वो जाते हैं और अपना माजी भूल जाते हैं। कभी कभी बीच में उनको याद आता है कि हम ज़मीन से आए थे, फिर वो सोचते हैं चले बस्ती में चलते हैं, फिर वो भूल जाते हैं और खंडरात में रहते हैं। खंडरात में असल में कौन सी लाइफ है? प्रिमिटिव लाइफ, पुरानी ज़िंदगी है, पुराने तर्ज ज़िंदगी है, पुराने मकानात हैं, रहने का वही पुराना तरीका है, फारिग लोग ज़्यादा रहते हैं, जिस तरह से पुराने ज़माने में कभी इंसान हुआ करता था। ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम, इंसान के पास बहुत सारा टाइम हुआ करता था। ही स्पेंट मैनी आइडल आवर्स इन सोशल गॉसिपिंग, सोशल गैदरिंग, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती थी। नाउ डेज though man has progressed a lot with respect to technology, with respect to other gadgets, machines, but he has a little time after the industrial revolution. इंसान के पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद टाइम की कमी होगी, वक्त की कमी होगी। और फिर क्या होता है, ये इनफैक्ट वो राइटर जो है ना इसको क्रिटिसाइज करता है। फिर 5 साल के बाद वहाँ पे एक रॉकेट उतरता है, वहाँ पे रॉकेट आता है और वहाँ पे अमेरिकन जो है वो जंग जीत चुके हैं दुनिया में। यहाँ पे इंसान का जज्बा है एक दूसरे को डिफीट करने का, उसको भी राइटर ने क्रिटिसाइज़ किया है। तो वो वहाँ पे वो जंग जीत के अमेरिकन वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं, वहाँ पे जब लैंड करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कुछ सारी बस्तियाँ थी वो तो खाली हैं, और जब वो ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे, वहाँ पे उनको ज़िंदगी मिलती है, लेकिन वो सारे लोग काले हैं, लंबे हैं। तो वो समझते हैं कि ये मरीख के ओरिजिनल एबोरिजिनल हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। तो जब वो इन्वेस्टिगेट करता है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट जो जाता है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट जो कैप्टन और लेफ्टिनेंट जो और उसके साथ अमला है, वो जब जाके पता करता है तो उनको उन लोगों से पूछता है तो उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि है वो वही ज़मीनी लोग, हैरी की तरह के लोग, लेकिन वो भूल चुके हैं कि वो कहाँ से आए हुए थे। और इस तरह से वो हैरान परेशान हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये लोग जो हैं यहाँ पे कोई वबा आई थी, शायद कोई मिस्ट्री है जिसकी वजह से वो शायद उनको कभी भी वो ना ढूंढ सकें। तो इस तरह से वो कैप्टन और उसका जो अमला है वो समझता है कि ये कोई वबा की वजह से वो लोग मारे गए हैं। दिस वाज द समरी एंड you can say the central idea, the theme, or moral lesson given in the this short story. Let's see. Start from the page number. पहला पेज है चैप्टर का, that is पेज नंबर 18. Let's see जी, स्टार्ट करते हैं. The rocket metal cooled in the meadow winds. रॉकेट मेटल, जो रॉकेट पे चूँकि खलाई जहाज़ उसको कहते हैं, मेटल कूल्ड इन द मीरो विंड्स, सब्ज़ार की हवाओं में या तेज़ हवाओं में ठंडी होगी। कूल वर्ब है, सब्जेक्ट आपका रॉकेट मेटल है। तो क्या होगा, खलाई जहाज़ की दात, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब इस प्रेडिकेट के लास्ट पे चले जाना है। क्या होगा, सब मरीखी सब मीडोज विंड, सब्ज़ारों की तेज़ हवाओं में ठंडी होगी। रॉकेट की दात सब्ज़ारों की तेज़ हवाओं में ठंडी होगी, सब्ज़ार की तेज़ हवा में ठंडी होगी। वहाँ पे जो मरीखी सब्ज़ार था। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप, उसके ढक्कन से, लिड से मुराद होता है ढक्कन, कवर कह सकते हैं, कैनोपी कह सकते हैं, जो ऊपर रॉकेट के ऊपर जिस तरह से आपने फाइटर पायलट्स को देखा होगा ऊपर से बंद किया जाता है, इसको हम लिड कहते हैं। अब बल्जिंग पॉप, धमाका, बहुत, बल्जिंग का मतलब बाहर को निकला हुआ यानी बुलंद, लाउड, पॉप का मतलब खटाक की आवाज़। तो उसकी कैनोपी या उसके दरवाजे से, उसकी कैनोपी या उसके दरवाजे से धमाका खेज बुलंद आवाज़ आई।
बुलंद, धमाका खेज बुलंद आवाज़ आई। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरूनी मरकज़ी हिस्से से, इसके अंदरूनी हिस्से से या इसके मरकज़ी हिस्से से। क्लॉक इंटीरियर से मुराद होता है कंट्रोल रूम। इसके अंदरूनी मरकज़ी हिस्से से अ मैन स्टेप्ड अ मैन अ वुमन एंड 3 चिल्ड्रन। तो ये इन्वर्शन है। इन्वर्शन ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो बाद में ले जाते हैं और वर्ब को हम पहले ले आते हैं। जैसे स्टेप्ड पहले आ गया और स्टेप्ड वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट आपके बाद में है। तो तर्जमा तरतीब वही रखनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, तरतीब वही रखनी है जो उर्दू में हमने पढ़ा था। तो पहले जो फ्रेज़ आ गई शुरू में तर्जमा करना है। इसके मरकज़ी हिस्से से, इसके मरकज़ी हिस्से से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए। द अदर पैसेंजर्स वर्ल्ड अवे। वर्ल्ड का अकेले का मतलब होता है रोटेट करना, स्पिन करना होगा, लेकिन वर्ल्ड अवे इकट्ठा पढ़ेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होगा तेज़ी से चलना, स्पीड अप करना, तेज़ से चलने को हम जल्दी करना, हेसन करना होता है। तो दूसरे मुसाफिर, आप सब्जेक्ट का तर्जमा करना, लेकिन आगे हम अगर इसको आगे देखिएगा तो ये सब लंबा सेंटेंस है। अक्रॉस द मार्शन मीरो, मरीखी सब्ज़ार के उस पार, लीविंग द मैन, उस आदमी को अकेला छोड़ते हुए। लीविंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का तर्जमा कैसे करते हैं, करते हुए, छोड़ते हुए। द मैन अलोन अलॉन्ग विद हिज फैमिली। तो अब ज़रा पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, दूसरे मुसाफिर, और फिर उस प्रेडिकेट की लास्ट फ्रेज से शुरू करेंगे। क्या होगा, उस आदमी को, लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, उस आदमी को अपने ख़ानदान के अफराद के बीच में अकेला छोड़ते हुए। उस आदमी को यानी हैरी को अपने ख़ानदान के अफराद के बीच में अकेला छोड़ते हुए मरीखी सब्ज़ार की उस पार तेज़ी से चल पड़े। दूसरे मुसाफिर हैरी को अपने ख़ानदान के अफराद के बीच में अकेला छोड़ते हुए मरीखी सब्ज़ार की उस पार तेज़ी से चल पड़े। क्रॉस का मतलब होता है उस पार, यानी ऑन द ऑपोजिट साइड। ये आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो प्रेडिकेट होगा उसकी लास्ट फ्रेज से वापस आना है वर्ब की तरफ, क्योंकि लास्ट पे उर्दू में सब लास्ट पे वो हम ऑब्जेक्ट और वर्ब, लास्ट पे वर्ब को ट्रांसलेट करते हैं। दूसरे मुसाफिर उस आदमी को यानी हैरी को अपने ख़ानदान के अफराद के बीच में अकेला छोड़ते हुए मरीखी सब्ज़ार के उस पार तेज़ी से चल पड़े। अब यहाँ पे अमंग का इस्तेमाल क्यों किया, ये फैमिली से के अफराद यानी ख़ानदान के अफराद के बीच में, क्योंकि फैमिली कलेक्टिव नाउन है और इससे मुराद ख़ानदान एज ए यूनिट भी हो सकता है और इससे मुराद ख़ानदान के अफराद भी हो सकता है। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, आदमी को अपने बाल लहराते, फ्लटर का मतलब होता है फ्लैप करना, जैसे हम कागज़ को थोड़ा सा हिलाएं या हवा चल रही हो तो वो फड़ की आवाज़ आती है, इसको हम फ्लटर कहते हैं। तो फ्लैप करना, होवर करना। आदमी को अपने बाल लहलहाते या लहराते बल्कि ज़्यादा सूटेबल है, और एंड टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, और जिस्म के रेशे या रगो रेशे या जिस्म के हिस्से तने हुए महसूस हुए, खींचते हुए महसूस हुए। ड्रॉ टाइट का मतलब खींचते हुए, ड्रॉ टाइट। अब यहाँ पे देखिएगा फेल्ट के बाद क्या यूज़ किया है। अब उसी तरह से आपने देखना है, यहाँ पे 2 बेर इन्फिनेटिव हैं, हिज हेयर फ्लटर एंड टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट। तो ये फेल्ट सेंस वर्ब है। सेंस वर्ब के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये पहले भी पढ़ा था कि सेंस वर्ब जब हम एज अ
अप टू द एंड ऑफ द प्रोसेस विद जो हम एक्शन को देखते हैं वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर ड्यूरिंग द एक्शन हो तो फिर हम यूज़ करते हैं फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई सॉ हिम रनिंग हो सकता है, और आई सॉ हिम रन भी हो सकता है। जब रन लगाएंगे तो इसका मतलब है कि होल प्रोसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हमने देखा सारा का सारा। लेकिन जो उसमें एक टाइम को देखना है उसके लिए हम रनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आदमी को अपने बाल लहराते एंड टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, और जिस्म के रेशे अकड़े हुए या तने हुए महसूस हुए। अब यहाँ पे ड्रॉ टाइट भी फर्स्ट फॉर्म है और फ्लटर भी फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि ये दोनों फील्ड को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो दोनों में फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस तरह से आपको एमडी कैट के टेस्ट में आ सकता है कि पहले फर्स्ट फॉर्म और आगे टू इन्फिनेटिव दिया हो, और या फिर कोई और फॉर्म इस्तेमाल की हो। आदमी को अपने बाल लहराते और जिस्म के रगो रेशे अकड़ते हुए या तने हुए या खींचते हुए महसूस हुए, या एज इफ गोया के ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम। वो सब्जेक्ट आ गया। वैक्यूम कहते हैं खला के बीच में। गोया कि वो, अब लास्ट पे चले जाएंगे प्रेडिकेट के, खला के बीच में खड़ा हो। गोया कि वो खला के बीच में खड़ा हो। अब ये एज इफ के बाद हम वर या हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये खला के बीच में खड़ा है या नहीं है, लेकिन वो ऐसा इमेजिन कर रहा है। तो जब हम अनरियल चीज़ को इमेजिन करना होता है तो वहाँ पे हम एज इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करो एक आदमी को आप देखते हैं बाज़ार में, बंदा वो अमीर है लेकिन उसने कपड़े आम से पहने हुए हैं, तो आप कहते हैं यार ऐसे लगता है जैसे ये गरीब होता है। ही इज़ नॉट अ पुअर, बट यू आर जस्ट सेइंग दैट ही लुक्स क्या होगा, पुअर। तो इसको जो एक्चुअल ना हो लेकिन वो हम इमेजिन कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम एज इफ के बाद वर का इस्तेमाल करते हैं या हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। गोया कि वो खला के बीच में खड़ा हो। हिज वाइफ बिफोर हिम, बिफोर हिम उसके साथ इजाफा कर रहा है तो उसके सामने उसकी बीवी, ये सब्जेक्ट आ गया। सीम्स ऑलमोस्ट टू व्हर्ल अवे इन स्मोक, व्हर्ल अवे वही तेज़ी से जाना, और ऑलमोस्ट तकरीबन इन स्मोक धुएँ में। उसके सामने उसकी बीवी तकरीबन धुएँ में गुम होती हुई या तेज़ी से जाती हुई महसूस हुई। उसके सामने उसकी बीवी धुएँ में तेज़ी से जाती हुई क्या होगा, महसूस हुई। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, अब ये नाउन इन एपोजिशन है। जब हमने किसी नाउन को डिस्क्राइब करना हो तो उसके साथ एक और नाउन लगा के हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड, छोटे बीजों की तरह बच्चे, छोटे बीजों की तरह बच्चे या छोटे बीजों जैसे बच्चे। यानी जैसे हम कह देते हैं किसी को कि आप कह लें आपका कोई दोस्त है, तो आप कहते हैं कि मेरा दोस्त अनवर हमारा हमसाया है। तो अब आपका मेरा दोस्त और अनवर ये दोनों को दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन असल में नाउन एक ही है। एक जो वर्ड है वो दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे अनवर माय फ्रेंड इज़ माय नेबर, तो इस तरह से हम यहाँ पे भी वैसे ही लिखा हुआ है द चिल्ड्रन, और उसको एक्सप्लेन किया है स्मॉल सीड्स, यानी बच्चों की उसने मिसाल बीजों की तरह दी है कि बीज जब हम किसी फसल में किसी खेत में बोते हैं तो अगर वो फसल अगर मौसम साजगार हो तो बीज उग आते हैं, वरना वो बीज ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से वो बच्चों की भी मिसाल ले रहा है कि बच्चे भी उन बीजों की तरह थे जो किसी ज़मीन पे बोते हैं, ज़मीन में बोते हैं, और अगर ये मौसम साजगार होगा मरीख पे तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, वरना वो बच्चे मर जाएंगे। तो इसी को एक्सप्लेन वो इस तरह से लिटरेरी लैंग्वेज में यूँ इस्तेमाल करता है। छोटे बीजों की तरह बच्चे, छोटे बीजों की तरह या छोटे बीजों की मानंद बच्चे। माइट बी एन एनी स्टैंड, शायद किसी भी लम्हे बी सोन बोए जा सकते थे या बोए जाते।
टू ऑल द मार्शियन क्लाइम, तमाम किस्म के मरीखी मौसमों में। तो छोटे बीजों की तरह बच्चे शायद, छोटे बीजों की मानंद बच्चे शायद तमाम किस्म के, अब सब्जेक्ट आ गया तो हम क्या यूज़ करेंगे, लास्ट पे चले जाएंगे प्रेडिकेट के, शायद तमाम किस्म के मरीखी मौसमों में क्या होगा, बोए जाते। छोटे बीजों की तरह बच्चे या मानंद बच्चे शायद क्या होगा, किसी भी लम्हे तमाम किस्म के मरीखी मौसमों में बोए जाते या मरीखी मौसमों से मुतासर हो जाते। यहाँ पे असल में ये कहना चाह रहा है कि मरीखी मौसम उनको बीमार कर देते या उनको मार देते, यानी मरीखी मौसम से असरअंदाज होते। ऐसे हम इसको बामुहावरा सेंसिबल बना सकते हैं। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर निगाह उठाई। लुक अप का मतलब ऊपर देखना होता है। बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर देखा। एज पीपल लुक टू द सन टू टेल द व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, जैसा कि लोग क्या होगा, जैसा कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं, लेकिन साथ में इन्फिनेटिव है टू टेल, ये बताने के लिए क्या होगा, व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि उनकी ज़िंदगियों का वक्त क्या हुआ है। बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर देखा, जिस तरह से लोग अपनी ज़िंदगियों के वक्त देखने के लिए सूरज की तरफ देखते हैं। उन बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर देखा, जिस तरह से लोग क्या होगा, किसको देखने के लिए, अपनी ज़िंदगियों में वक्त को देखने के लिए या वक्त मापने के लिए सूरज की तरफ देखते हैं। सूरज की तरफ हम हमारा सारी मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है वो किसके हिसाब से होती है, सूरज के हिसाब से। 24 आवर्स की जो डिवीज़न है हमारी किस हिसाब से होती है, वो सन के हिसाब से। तो इसी तरह से उसने मिसाल दी कि बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पापा जान हमारा क्या बनेगा। तो सिमिलरली जिस तरह से हम सूरज की तरफ देख के अपने सारे निज़ाम-उल-औक़ात, हमारा स्केड्यूल, हमारा टाइम टेबल बनता है, ज़िंदगी उसके हिसाब से चलती है। रात को लोग सोते हैं, दिन को काम करते हैं, ये जागते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे बच्चे उसकी तरफ ऐसे देख रहे हैं। तो क्या होगा, बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर देखा, जिस तरह से लोग अपनी ज़िंदगियों का वक्त जानने के लिए या अपनी ज़िंदगियों का वक्त देखने के लिए सूरज की तरफ देखते हैं। हिज फेस वॉज कोल्ड, उसका चेहरा ठंडा था। ठंडे से मुराद यहाँ पे जज्बात से आ रही था। कोल्ड का मतलब होता है, एक तो ठंडा होता है, एक मुराद होता है इमोशनलेस, जिस पे कोई जज्बा ना हो, जिस पे कोई फीलिंग ना हो, उसको हम कहते हैं कोल्ड कहते हैं। उसका चेहरा स्पॉट भी कहते हैं उसको। उसका चेहरा जज्बात से आरी था, उसका चेहरा जज्बात से आरी था या उसका चेहरा स्पॉट था। व्हाट्स रॉन्ग, उसका मुंह बना हुआ देख के उसकी बीवी उससे पूछती है। व्हाट्स रॉन्ग आस्क हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा क्या मसला है, क्या गड़बड़ है। व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है। लेट्स गो बैक ऑन टू द रॉकेट, चलो हम खलाई जहाज़ पर वापस जाते हैं। चलो हम खलाई जहाज़ पे वापस जाते हैं। अब ये लेट्स जो है ये हम यूज़ करते हैं जब सजेशन दे रहे हो किसी को। जैसे हमने किसी दोस्त को कहना हो चलो यार बाहर चलते हैं, तो क्या कहेंगे, लेट्स गो आउटसाइड। इस तरह से दोस्तों ने, एक क्लास फेलोज़ ने आपस में कहना हो चलो यार आज हम क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तो क्या कहेंगे, लेट्स प्ले आ क्रिकेट मैच। तो ये लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स इकट्ठा है तो ये सजेशन है। इसको अलग-अलग कर लेंगे तो ये रिक्वेस्ट बन जाएगी। जैसे मैंने किसी को कहना हो यार मुझे प्लीज़ पढ़ने दो, तो क्या कहूँगा, लेट मी स्टडी प्लीज़। तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगी। प्लीज़ ना भी हो फिर भी लेट मी स्टडी का मतलब क्या, मुझे पढ़ने दो, तो ये रिक्वेस्ट है। इसी तरह से मुझे आने दो, लेट मी एंटर या लेट मी गो इनसाइड, तो ये रिक्वेस्ट है। और अगर लेट्स आ जाए इकट्ठा तो वो क्या है, ये सजेशन है। तो आओ हम खलाई जहाज़ पे वापस चलते हैं।
अब ये लेट एज आ पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव वर्ब आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद गो बैक टू द अर्थ, क्या ज़मीन, ये क्वेश्चन हैरानगी के साथ वो सवाल पूछती है, क्या ज़मीन पे वापस जाना है? यस लिसन, हाँ मेरी बात सुनो। वो चूँकि उसको मौसम जो है वो जो क्लाइमेट था वहाँ का वो बहुत सवेयर था। दिन को, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया समरी में, दिन को सख्त गर्मी, रात को सख्त सर्दी। तो वो हैरी जो है वो चाहता था कि वापस चले जाएं। वहाँ पे रॉकेट ऐसे ही जाते होंगे जो यहाँ पे स्टोरी से पता चल रहा है, फैंटेसी में जिस तरह से वहाँ पे ट्रैवलिंग होती है, बसें चलती हैं। ये Geneva that is going from Chandigarh to Lahore. So similarly, it goes from the Earth to the Mars. ऐसे ही वो सिचुएशन बनाई है उसने। Yes, listen. हाँ मेरी बात सुनो। The wind blew as if to flake away their identities. Flake away का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, तबाह कर देना। आइडेंटिटीज़ कहते हैं शनाख्त को, डिस्टिंक्शन को कहते हैं। आंधी यूं चली, विंड कहते हैं तेज़ हवा को, तेज़ हवा कह लें, आंधी कह लें। तेज़ हवा यूं चली गोया कि उनकी शनाख्त को तबाह कर देगी। तेज़ हवा यूं चली गोया कि उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देगी। एज इफ़ के बाद हम इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर हमने पढ़ा एज इफ़ के बाद हम वर या हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब सब्जेक्टिव सिचुएशन होगी, सब्जेक्टिव वर्ब होगा, या हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो अनरियल चीज़ को हम इमेजिन करते हैं। तेज़ हवा यूं चली गोया कि उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्शियन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम। किसी भी लम्हे, पहले शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जुमा करना है। मरीखी हवा, माइट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए मे माइट का इस्तेमाल करते हैं। शायद, ड्रॉ हिज सोल, उसकी रूह निकाल देती, फ्राम है मुझसे। किसी भी लम्हे मरीखी हवा शायद उससे उसकी रूह निकाल देती। एस मैरो कम्स फ्राम वाइट बोन, जिस तरह से एक सफ़ेद हड्डी से गोदा बाहर निकलता है, जिस तरह से एक सफ़ेद हड्डी से गोदा बाहर निकलता है। किसी भी लम्हे मरीखी हवा शायद उससे उसकी रूह ऐसे निकाल देती जिस तरह से, क्या होगा, सफ़ेद हड्डी से, लास्ट पे चले जाएं ये क्लॉज में, जिस तरह से सफ़ेद हड्डी से गोदा बाहर आता है, या गोदा सफ़ेद हड्डी से बाहर निकलता है। बोन मैरो जो है, आप पता है, हड्डियों के बीच में जो वाइट सा रोगन होता है, जिसको हम कहते हैं खाते भी हैं, उसको हम मैरो कहते हैं। ही फेल्ट सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब होता है भीगा होना, डूबा होना। एनस केमिकल, उसने खुद को उसने एक कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया। उसने कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया। दैट कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट, जो उसकी जहानत को ख़त्म कर सकता था। डिज़ोल्व को मतलब रिमूव, रेस, फिनिश, डिटीरिएट, ख़राब करना, ख़त्म कर देना। जो उसकी जहानत को ख़त्म कर सकता था, जो उसकी जहानत को ख़त्म कर सकता था। एंड बर्न अवेज पास्ट, और उसके माजी को बुला सकता था। बर्न से मुराद जलाना नहीं, बल्कि क्या मतलब, बुला देना, फॉरगेट करना, इरेज कर देना, मिटा देना। उसने एक कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया जो कि उसकी जहानत को ख़त्म कर सकता था और उसके माजी को बुला सकता था। अप टिल हियर जस्ट लुक एट द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स which we have studied. सेंस वर्ब के बाद हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन ओवर पैसेज ऑफ टाइम, सारे पूरे प्रोसेस ऑफ एक्शन को देखना हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर किसी एक पॉइंट पे आप बीच में देख रहे हैं तो वो फोर्थ फॉर्म लगानी है। जैसे देखिएगा, फेल्ट द ग्राउंड शेक हो गया, ऑब्जर्व्ड मी राइट हो गया, सॉ हिम क्लाइंब हो गया। पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं जब भी पैसिव वॉइस में सेंस वर्ब आ जाए। ये वॉज सीन आ गया तो फिर टू क्लाइंब अप हो गया। शी वॉज मेड
है, वॉज मेड है, पैसिव वॉइस है, तो टू फिर इन्फिनेटिव लगाना। लेट्स सी, देखिएगा जी, शी वॉज ऑब्जर्व्ड, क्या होगा, टू वॉच आ जाएगा। क्लाइंब, फेल्ट हिमसेल्फ, स्पीक टू द ऑडियंस, क्लाइंबर फेल्ट हिमसेल्फ, तो ये सही है। और इसी तरह से इस मेटल और मेटल दांत होती है एल वाली, और मेटल जुरत वलवला। कूल, जो प्लेजेंट ठंडा हो वो कूल होता है, जो अनप्लेजेंट लगे वो कोल्ड होता है। क्लाइमेट जो है वो लंबे अरसे तक के मौसम को कहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन। वेदर जो है वो थोड़े अरसे के लिए होता है। और सब्जेक्टिव वर्ब मैंने बता दिया आपको, एज इफ ही इज़ पुअर ये रियल है, और ही वर पुअर ये अनरियल है। और उसके बाद हम क्या होगा, इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। मूव टू द नेक्स्ट सी, अब ज़रा टेक्स्ट पे आ जाइएगा। कॉजेटिव वर्ब ज़रा एक दफ़ा देख लें। कॉजेटिव वर्ब मैंने अभी बताया, ऐसे वर्ब जो किसी दूसरे वर्ब की या दूसरे एक्शन को कॉज करें। तो वहाँ पे जैसे अभी हमने लेट का इस्तेमाल किया था अभी, ये तो सजेशन के लिए था। ये लेट के मुख्तलिफ तरह से फंक्शन हैं। ये देखिएगा कॉजेटिव वर्ब हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसकी दो सूरतें होती हैं। वैसे तो एक्शन को परफॉर्म करते हैं, सम टाइम ये एज अ सब्जेक्ट के साथ आ रहे होते हैं जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, सम टाइम एज ऑब्जेक्ट के साथ जो है इस्तेमाल हो रहा होता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, ही लेट मी। अब यहाँ पे लेट के बाद क्या यूज़ किया हमने, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे ऊपर मैंने कहा कि दो केसेस हो सकते हैं। अगर तो पीछे ऑब्जेक्ट है इनसे तो फिर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अगर इससे पीछे सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब एंटर किसने करना है, मी ने, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी। दे हैड देयर फादर, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब, ऊपर लेट था, यहाँ पे कौन सा था, कौन सा, हैड है। अब देयर फादर एडमिट कर रहा है या एडमिट हो रहा है तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे। शी कुडंट मेक मी रन फास्ट। अब चूँकि मेक वैसे भी पढ़ा था कि मेक के बाद हम वेर इन्फिनेटिव लगाते, लेकिन हमने यहाँ पे उसकी एक्चुअल सेंस देख रहे हैं कैसे है। कुडंट मेक है, कुडंट मेक मी रन फास्ट, तो अब मेक रन फास्ट कौन कर रहा है, मी कर रहा है, इसलिए वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई। ही गॉट हिज जॉब, यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्ब है वो गेट है, और जॉब स्टार्ट कर रही है या हो रही है तो स्टार्टेड आ जाएगा। ही हैड मी, और चूंकि मी रन कर रहा है तो इसलिए रन आ जाएगा। तो यहाँ पे रन देखिएगा, जहाँ पे हम पीछे सब्जेक्ट लगा रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा रही, सारे के सारे ये पॉजिटिव वर्ब है। आगे देखिएगा जी, ही लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उसने मरीखी पहाड़ों की तरफ देखा, उसने मरीखी पहाड़ों की तरफ देखा। दैट टाइम हैड वॉर्न विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स। वॉर्न का मतलब होता है, वॉर्न आउट का मतलब तोड़ फोड़ देना, वॉर्न। क्रशिंग प्रेशर का मतलब हैवी प्रेशर, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर। उन्होंने मरीखी पहाड़ों की तरफ देखा, उन्होंने मरीखी पहाड़ों की तरफ देखा, जिसे क्या होगा, विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, जिसे सालों के शदीद दबाव ने, जिसे वक्त के साथ साथ सालों के शदीद दबाव ने तोड़ फोड़ दिया था या तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया था, या शिकस्तो रेख्त का शिकार कर दिया था। उन्होंने मरीखी पहाड़ों की तरफ, मरीखी पहाड़ थे वो वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ पे टूट फूट का शिकार हो चुके थे, खंडरात बनते, रियून बन गए हुए थे। उन्होंने मरीखी पहाड़ों की तरफ देखा जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ, टाइम जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ सालों के शदीद दबाव की वजह से शिकस्त रेख्त का शिकार हो चुके थे या टूट फूट चुके थे। दे सॉ द ओल्ड सिटीज़,
उन्होंने कदीम शहरों की तरफ देखा। अब ओल्ड सिटी के मीनिंग में दो पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं। एक है लॉस्ट इन द मीडोज, अपनी सब्ज़ारों में गुमशुदा। पहले ज़रा इसकी सिचुएशन समझ लेनी है कि वहाँ पे खंडरात पुराने थे, चूँकि वहाँ पे कोई रहता नहीं था। जब ज़मीनी लोगों की याददाश्त चली गई तो वो खंडरात में रहने लगे। सिंपल लिविंग, असल में इनफेक्ट राइटर बताना चाह रहा है कि पुराने ज़माने में लोग सिंपल लिविंग पसंद करते थे, इस तरह के बड़े बड़े महल्लात और बड़ी बड़ी कोठियों के ओपोजिट। और वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घास थी कि वो यूं लगते थे घर के, वो घर कहीं घास के अंदर छोटी सी हड्डी जिस तरह से होती है बच्चों के मरने के बाद, वहाँ ऐसे पड़े हुए थे वो घर कि वो इतनी बड़ी बड़ी घास उगाई थी वहाँ पे, और उन घास की नदियों में वो मकान नज़र आ रहे थे। तो ये सिचुएशन है जिसको वो यूं बयान कर रहा है। उन्होंने अब ज़रा ओल्ड सिटी के मीनिंग में दो फ्रेज इजाफा कर रही हैं। लॉस्ट इन देयर मीडोज, अपनी सब्ज़ारों में गुमशुदा, अपनी सब्ज़ारों में गुमशुदा। लाइंग लाइक चिल्ड्रन, डेलिकेट बोन, डेलिकेट कहते हैं सॉफ्ट फ्रेजाइल। अमंग द ब्लोइंग लेक्स, हवा से लहलहाती, ब्लोइंग का मतलब होता है लहलहाना। लेक्स ऑफ ग्रास, घास की। अब ज़रा देखिएगा जी, लॉस्ट इन मीडोज और लाइंग लाइक चिल्ड्रन, डेलिकेट बोन अमंग फैलो, ये दोनों इस ओल्ड सिटी के मीनिंग में इजाफा कर रही हैं। तो पहले आपने सब्जेक्ट का तर्जमा करना है। उन्होंने, अब चूंकि ओल्ड सिटी की मीनिंग में दोनों फ्रेजेस एडजेक्टिव इजाफा कर रही हैं तो उनका तर्जमा हम पहले करेंगे। उन्होंने अपनी सब्ज़ारों में गुमशुदा, अपनी सब्ज़ारों में गुमशुदा या छुपे हुए, क्या होगा? अब ज़रा उस फ्रेज़ के लास्ट से शुरू करेंगे। क्या होगा? लास्ट पे चले जाएं। अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, घास की क्या होगा? हवा से लहलहाती हुई, हवा से लहलहाती हुई घास की नदियों के बीच में, क्या होगा? चिल्ड्रन डेलिकेट बोन, बच्चों की नरम हड्डियों की मानंद। लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो किए हुए, करते हुए, तो पड़े हुए। दोबारा से कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी सब्ज़ारों में छुपे हुए या गुमशुदा, और क्या होगा? हवा से लहलहाती हुई घास की नदियों के बीच में बच्चों की नरम हड्डियों की मानंद पड़े हुए कदीम शहरों की तरफ देखा। फिर मैंने अगेन आई एम डिस्क्राइबिंग कि दो पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं। लॉस्ट ये पास्ट पार्टिसिपल है, लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लॉस्ट का तर्जमा करेंगे खोए हुए और लाइंग का तर्जमा करेंगे पड़े हुए। तो दोनों का तर्जमा नाउन से पहले करते हैं। उन्होंने अपनी सब्ज़ारों में खोए हुए यानी गुमशुदा या छुपे हुए और हवा से लहलहाती हुई घास की नदियों के बीच में बच्चों की नरम हड्डियों की मानंद पड़े हुए कदीम शहरों की तरफ देखा। चिन अप हैरी सेड हिज वाइफ, चिन अप का मतलब चिन ठोड़ी को कहते हैं, चिन अप को इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे, इसका मतलब हौसला करना। उसकी बीवी ने कहा, हैरी हौसला करो, इट इज़ टू लेट, अब बहुत देर हो गई है। टू लेट मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, प्रीवियस चैप्टर में भी, कि टू जब नेगेटिव सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये अनप्लेजेंट होती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि इट इज़ टू कोल्ड, तो इसका मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सिचुएशन के लिए। तो क्या था? उसकी बीवी ने कहा, हैरी हौसला करो, अब बहुत देर हो गई है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम 60 मिलियन मील सफ़र कर चुके हैं। कम ओवर का मतलब होता है आ जाना, कवर कर लेना, सफ़र कर लेना। हम 6 करोड़ मील ऊपर आ चुके हैं या 6 करोड़ मील का सफ़र कर लिया है। हमने 6 करोड़ मील का सफ़र कर लिया है या हमने 60 मिलियन मील का सफ़र कर लिया। और उसके बाद देयर वाज नो आंसर। अब देर जब शुरू में आ जाए तो हमने पढ़ा था कि ये जस्ट इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर प्रोनाउन, डमी सब्जेक्ट होता है, तो इसका तर्जमा नहीं करते। तो
बट द रेसिंग हिस, रेसिंग का मतलब तेज़ सरसराहट, हिस का मतलब जो हवा चलती है तो रसलिंग साउंड आती है, उसको हम हिसिंग साउंड कहते हैं, जैसे मुंह से निकलती है तो इस साउंड को हम हिसिंग साउंड कहते हैं। ऑफ वेंट थ्रू द स्टिफ ग्रास, सख्त घास या अकड़ी हुई घास में से। तो अब ज़रा देखें, अब चूंकि देर का तर्जमा नहीं करना तो फिर लास्ट पे चले जाएंगे, तो क्या होगा, सख्त घास या अकड़ी हुई घास में से हवा की सरसराहट, तेज़ हवा की सरसराहट या चलती हवा की सरसराहट के सिवा कोई जवाब ना था। सख्त घास में से या अकड़ी हुई घास में से हवा की, चलती हुई हवा की तेज़ सरसराहट के सिवा कोई जवाब ना था। ही पिक्ड अप द लगेज, उसने सामान उठाया। अब ज़रा इसमें स्ट्रक्चर देख लीजिए, आगे ज़रा चलते हैं, फिर ये आपको क्लियर होगा। हाँ, यहाँ पे एक सेंटेंस हमने पढ़ा, द चिल्ड्रन विद येलो हेयर, ये आई थिंक मिस हो गया है। द चिल्ड्रन विद येलो हेयर हॉलर्ड एट द डीप डोम ऑफ द मार्शन स्काई। हॉलर्ड, येलो हेयर पीले बालों, जर्द बालों वाले। हॉलर्ड का मतलब चीखना चिल्लाना, शाउटेड, क्राइड। डीप डोम वसी ओरीज, डीप का मतलब गहरा होता है, यहाँ से मुराद बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि जब हम आसमान की तरफ देखें तो हमें कैसे नज़र आता है, जैसे डोम शेप होता है, कर्व शेप होता है, और इस तरह से मरीखी आसमान उनको नज़र आ रहा है। तो अब ज़रा देखें, द चिल्ड्रन विद येलो हेयर, अब सब्जेक्ट हॉलर्ड से पहले पहले है, हॉलर्ड वर्ब है, चीखना चिल्लाना, तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन इस चिल्ड्रन के साथ विद येलो हेयर आ रहा है, तो इसका तर्जमा हम पहले करेंगे, उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। क्या बनेगा, पीले या जर्द बालों वाले बच्चे, जर्द बालों वाले बच्चे। क्या होगा, हॉलर्ड एट द डीप डोम ऑफ स्काई, क्या होगा, अब लास्ट पे चले जाएं, सब्जेक्ट आ गया, तो मरीखी आसमान के वसीओ रेत गुंबद के नीचे चीखते चिल्लाते थे। जर्द बालों वाले बच्चे, अब बच्चे वहाँ पे खेलते थे, चीखे मारते थे, वहाँ पे हर तरफ जो है ना वो खुली फिजा, कोई चीज़ नहीं सामने नज़र आ रही, एंड तक आसमान नज़र आ रहा है, उसका डोम। तो क्या होगा, जर्द बालों वाले बच्चे, जर्द बालों वाले बच्चे या पीले बालों वाले बच्चे मरीखी आसमान के वसी और इस, मरीखी आसमान के वसी और इस गुंबद के नीचे चीखते चिल्लाते थे। और देर वॉज नो आंसर, और ये हमने पहले भी पढ़ लिया, अकड़ी हुई घास में से हवा की, तेज़ चलती हुई हवा की सरसराहट के सिवा कोई जवाब ना था। अब यहाँ पर देखिएगा, विद द येलो हेयर, सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, हेयर नहीं होगा बल्कि चिल्ड्रन ही होगा। तो किस तरह से हम प्रपोजिशन फ्रेज़ को अगर नाउन के साथ, उस नाउन के साथ लगाना होता है जिसके मीनिंग में वो इजाफा करती है। प्रपोजिशन फ्रेज़ के दो फंक्शन होते हैं, ये एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होती है और एज एडवर्ब भी इस्तेमाल होती है। एडजेक्टिव हो तो ये उस नाउन के फ़ौरन बाद लगाना जिसके साथ मीनिंग में इजाफा कर रही हो, जैसे मैन ऑफ 30 ईयर्स, अब ये ऑफ 30 ईयर्स किसके मीनिंग में इजाफा करे, मैन के, उसके साथ लगाना। द मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, एट द डोर यहाँ पे मैन के मीनिंग में नहीं इजाफा करे बल्कि स्टैंडिंग की जगह बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, और मैन ऑफ 30 ईयर्स यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव है। तो यानी प्रपोजिशन फ्रेज के दो फंक्शन होते हैं, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब। और इसी तरह से द बॉय वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग पम्फलेट्स विद अ ह्यूज बंडल। आप ज़रा देखिएगा, विद अ ह्यूज बंडल पम्फलेट का है या बॉय विद अ ह्यूज बंडल है, तो ये बॉय विद अ ह्यूज बंडल है, क्योंकि उसके मीनिंग में इजाफा करें तो उसके साथ होना चाहिए। द बॉय फेल डाउन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, तो इसकी दो सूरतें हैं, अगर ये बॉय ऑन द रोड फेल डाउन वाइल वॉकिंग तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी, अगर ऑन द रोड ये वॉकिंग के मीनिंग में इजाफा करा तो ये एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगी। अब ज़रा देखिएगा जी, लास्ट स्लाइड होगी। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वेदर, पास में सवाल पूछा गया, पास में जवाब देना है। वेदर कंडीशन बहुत इंटेंस थी, तो किसके बारे में, कौन था इंटेंस, इन्फॉर्मेशन है वॉज पर लगाएंगे, द कंडीशन ऑफ द वेदर या द वेदर वॉज वेरी इंटेंस। क्या था, हॉट था, इट वॉज हॉट ड्यूरिंग डे टाइम। और क्या था, बर्न मीडोज,
किसने जला दिए? वो समर ने, मौसम गर्मा ने। तो बर्न चूँकि पास्ट में है तो बर्न क्या हो जाएगा? बर्नड। और ड्राई क्या हो जाएगा? ड्राइड। तो समर बर्न द मीडोज एंड ड्राइड द कैनाल्स। इसी तरह से कोल्ड और फॉगी था नाइट, क्योंकि मौसम के बारे में बात कर रहे हैं तो मौसम के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं इट वॉज कोल्ड एंड फॉगी एट नाइट। और इसने क्या कर दिया? मरीखी मौसम ने चेंज कर दिया, तो इट चेंज्ड होगा, पास्ट में आ जाएगा ह्यूमन आइडेंटिटी। उसके बाद ह्यूमन बीइंग को क्या बना दिया? इट मेड ह्यूमन बीइंग्स डार्क कलर्ड एंड गोल्डन आइट। अब देम तब लगाना जब पहले नाउन का जिक्र हो। अगर देम पहले नाउन का जिक्र नहीं आया तो फिर देम की जगह पे आप ह्यूमन बीइंग्स लगा देंगे। हैरी क्यों नहीं रुकना चाहता था? पहला सवाल होगा, हैरी नहीं रुकना चाहता, हैरी डिडंट वांट टू स्टे बिकॉज वहाँ पे क्या किया उसने? फेस किया। तो फेस क्या होगा? फेस्ड होगा। ही फेस्ड, इट वॉज़ वेरी हॉट, बाकी वही है बर्न द मीडोज और कोल्ड जो ऊपर आपने पढ़ा है। और इट बर्नड अवे देयर इंटेलेक्ट एंड इरेज्ड मेमोरी। ये बर्नड और इरेज्ड होगा क्योंकि एंड के बाद भी वही पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ। हैरी की बीवी वहाँ पे रुकना चाहती थी। वजह क्या थी? दो वजूहात थी। एक तो ज़मीन पे जंग का ख़तरा था और दूसरा क्या है, उसने बताया भी टेक्स्ट में पढ़ा कि हम 60 मिलियन माइल्स ऊपर आ चुके हैं, यानी इतना सफ़र किया है, पैसे भी दिए हुए हैं, तो वापस जाने की क्या तुक बनती है जी। हैरी की बीवी, ये बुक में हैरी क्यों नहीं रुकना चाहता था वहाँ पे और उसकी बीवी क्यों रुकना चाहते थे? और ये हैरी क्यों नहीं रुकना चाहता था? ये सेम आ गया, आई थिंक क्वेश्चन इज रिपीटेड जी, क्वेश्चन हैज़ बिन रिपीटेड। चलें जी आगे देखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं वर्ब एग्रीमेंट में भी जो अभी हमने फ्रेजेस पढ़ी। द बॉय विद हिज फेलोज, फेलो सब्जेक्ट नहीं है, बॉय है तो हैज़ होगा। द मैन अलॉन्ग विद हिज फेलोज, मैन सब्जेक्ट है, डजेंट आ जाएगा। आई एज वेल एज, तो आई के साथ चूँकि लगाना है वाज आ जाएगा। और द रूम फर्निश विद आर्टिकल्स, आर्टिकल सब्जेक्ट नहीं है बल्कि फर्निश विद आर्टिकल रूम की मीनिंग मुजाफा कर रहा है तो लुक्स आ जाएगा। और द एथलीट रनिंग अलॉन्ग द रोड्स, क्या होगा? एथलीट सब्जेक्ट है तो इस आ जाएगा। आगे देखिएगा जी, चंद एक लाइन्स हैं फिर हम सम अप करते हैं इसको। ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज कोल्ड हैंड्स, उसने अपने सर्द हाथों में सामान उठाया। पिक्ड अप, उसने सब्जेक्ट फिलास पे, इन हिज कोल्ड हैंड, अपने सर्द हाथों में सामान उठाया। हियर वी गो, ही सेड, उसने कहा हम इधर चलते हैं। अब यहाँ पे हाइफन लगा के उसकी सिचुएशन बयान की है कि जब वो चलने के लिए तैयार था तो उसकी सिचुएशन क्या थी। अ मैन स्टैंडिंग एंड द एज ऑफ द सी, अब ज़रा उसकी कंडीशन एक ऐसे आदमी की तरह, तो मैन की मीनिंग में इजाफा करे, स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द सी तो क्या होगा? समंदर के किनारे खड़े एक शख्स की तरह। उसकी मिसाल ब्रैकेट में लिख देना है, उसकी मिसाल, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े एक्सप्लेनेशन की वहाँ पे पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मिसाल समंदर के किनारे खड़े एक आदमी की तरह थी। रेडी टू वेडन, जो कि उसमें ज़बरदस्ती या मजबूरन जाने के लिए, वेडन का मतलब जो मजबूरन बंदा जाए उसको हम कहते हैं। एंड बी ड्राउंड, और डूब जाने के लिए तैयार हो, जो कि उसकी मिसाल समंदर के किनारे खड़े एक शख्स की तरह थी जो कि उसमें मजबूरन दाखिल होने और डूबने के लिए तैयार हो। दे वॉकड इनटू द टाउन, वो कस्बे में चले गए, एंटर्ड दाखिल होना। ये हाइफन यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। हाइफन देखते हो कंपाउंड नाउन बनाने के लिए है, रन डाउन, या कंपाउंड एडजेक्टिव भी हो सकता है, या कंपाउंड क्या है, इस तरह से प्रपोजिशन के साथ भी बनाया जा सकता है, प्रीफिक्स के साथ भी लगाते हैं, जैसे पोस्ट कॉलोनियल, सन इन लॉ, एक्सप्लेन अ सिचुएशन, जैसे हमने अभी पढ़ा आई सॉ बॉक्स, बॉक्स को एक्सप्लेन करा क्यूब शेप, हाइफन लगा के।
आई मेट अ पर्सन, अ नाइस लुकिंग प्रोफेसर। इस तरह से हम इसको देखा हमने। टेक्स्ट चार्ज के लिए इतना ही। अब ज़रा इनको आपने गौर से देखना है। अभी तक जो हमने पहले भी पढ़ा उसका भी रिकैप होगा। शी हैज़ ग्रेट, क्या होगा, कौन सी मेटल वाला है, जरूरत वाला है, तो सेकंड ऑप्शन होगा। अब ज़रा देखिए अगले सेंटेंस में, बीइंग वेरी हॉट। तो अब यहाँ पे बीइंग हॉट अगर हम देखें तो ये किसके मीनिंग में इजाफा करा, शी के। तो चूंकि शी हॉट नहीं थी बल्कि मौसम हॉट था, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे हम मौसम के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्या होगा, एज इट बीइंग वेरी हॉट। तो यहाँ पे अंडरस्टूड होगा कि शी हॉट नहीं है बल्कि ये मौसम है। उसके बाद है स्पेक्टेटर। अब यहाँ पे देखना है कि पहले पढ़ना है इसको, आपने देखना है कि डिफरेंस कहाँ पे आता है, आ रहा है। स्पेक्टेटर वॉच्ड है, सेम है। द मजिशियंस, वॉच के बाद हमने क्या कहा था, इन्फिनेटिव नहीं लगाते, या बिना इन्फिनेटिव लगाएंगे या पार्टिसिपल लगाएंगे, आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, द स्पेक्टेटर वॉच द मजिशियंस परफॉर्म द क्या होगा, मैजिक फीट्स। तो टू नहीं आएगा, पहले में टू है, दूसरे में टू के साथ फोर्थ फॉर्म है जो आ ही नहीं सकती, और चौथे में टू के साथ थर्ड फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन 3 होगा, यानी सी होगा। टुडे, जो आज का मौसम है वो क्लाइमेट नहीं होता, क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो क्या होगा, टुडे वेदर इज़ वेरी हॉट। द अर्थ सीम्ड, सीम के बाद हम एडजेक्टिव भी लगाते हैं, और अगर वर्ब हो तो फिर हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, सीम्स टू मूव होगा। यंग एंड इनएक्सपीरियंस, तो ये सारे के सारे कुछ आज एग्जांपल मैंने दी हैं इसमें डेंगलिंग मॉडिफायर्स की, जो ऐसे मॉडिफायर या क्वालिफायर जो क्या होते हैं अपनी जगह पे प्लेस नहीं होते, ऐसे हम मॉडिफायर को डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। जैसे देखिएगा, यंग एंड इनएक्सपीरियंस, ज़ाहिर है ये कोई पर्सन है या कोई चीज़ हो सकती है, ज़ाहिर है ये चीज़ की क्वालिटी नहीं होगी। यंग भी बंदा है, इनएक्सपीरियंस भी बंदा है, तो टास्क नहीं हो सकता, आई हो सकता है। तो आई द टास्क या आई फाउंड द टास्क ईजी, तो ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि यंग एंड इनएक्सपीरियंस कौन है, आई है। पहले एग्जाम्पल में टास्क के मीनिंग में इजाफा कर रहा था जो कि रॉन्ग है। वाइल गोइंग टू क्लास, अब गोइंग टू क्लास जो कर रहा है वो कोई पर्सन है, तो डॉग तो नहीं हो सकता, डॉग बिट मी, डॉग जो है ना क्लास जाते हुए उसने काटा मुझे, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है आई वॉज बिटन होगा, बीटन नहीं है, बिटन बाय अ डॉग। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस लेक्चर आई हैव नॉट गिवन द आंसर सो दैट यू मे फोकस ऑन इट और अंडरस्टैंड द ऑप्शंस। द वेदर वॉज, क्या होगा, वेरी प्लेजेंट एंड कूल होगा, क्योंकि जो प्लेजेंट चीज़ होती है वो कूल होती है। द सन इज़ वेरी, सन ज़ाहिर है प्लेजेंट तो नहीं है, क्या होगा, वेरी हॉट। और उसके अलावा आगे देखिएगा, हेयरिंग द गुड न्यूज़, हेयरिंग गुड न्यूज़ कौन कर रहा है, ज़ाहिर है कोई बंदा कर रहा है, तो हैप्पी नहीं कर रहा, ना ही वॉज कर रहा है, तो क्या होगा, आई वॉज हैप्पी हो जाएगा। द फार्मर सॉ द लाइन, अब सॉ किया है लाइन को, तो उसके बाद क्या है, सॉ द लाइन रनिंग टूवर्ड्स भी हो सकता है, और रन भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद है, जैसे मैंने बताया, इसके बाद दोनों आते हैं, बेर इन्फिनेटिव भी या आईएनजी वाली फॉर्म में। अगर थ्रू आउट द प्रोसेस, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, उसने सारा का सारा प्रोसेस देखा हो, तो फिर क्या है, रन है, और अगर उसमें किसी ख़ास टाइम पे देखा हो तो फिर रनिंग है, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको। द स्टूडेंट्स सॉ द टीचर, क्या होगा, सॉ है तो क्या आ जाएगा, राइट या टू राइट, और तीसरा और एड्रेस। अब दो यहाँ पे आपके इन्फिनेटिव हैं, एक है राइट है और एक एड्रेस है,
तो पहले केस में राइट है लेकिन अगले में एंड के बाद इन्फिनेटिव है, दूसरे केस में पहले में इन्फिनेटिव है और दूसरे में भी इन्फिनेटिव है, तीसरे केस में दोनों में बेर इन्फिनेटिव है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। द गर्ल सीम्ड के बाद अभी हमने पढ़ा इन्फिनेटिव यूज़ करना, अगर वर्ब आ जाए तो अपन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीम टू एंजॉय और प्रूव्ड टू बी, प्रूव के बाद भी हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना। और फर्दर मोर द टीचर हैड द लेटर, अब लेटर जो है वो लिख रहा है या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो राइट, टू राइट या रिटन, रिटन हो जाएगा। मैंने बताया था जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो पॉजिटिव वर्ब में वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट होगा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। शी गॉट हर मदर, तो माँ ने ट्रीट किया या माँ को ट्रीट किया गया तो ट्रीटेड हो जाएगा। उसके बाद शी फेल्ट हिमसेल्फ एज इफ ही वर होगा। उसके बाद द पेशेंट क्राइड एज इफ ही क्या होगा, वुड लूज होगा, वुड भी इस्तेमाल हो सकता है इसमें। उसके बाद सीम्ड एज इफ इट क्या होगा, हैड डोमिनेटेड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लग सकती है। द कुकी स्मेल्ड स्वीट, यहाँ पे मैंने बताया था सेंस वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। और साउंड्स प्लेजेंट और फेल्ट है तो होल सिचुएशन स्ट्रेंज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम। सब्सक्राइब द चैनल Professor Liaquat Ali Mohsen for the further details and other updates and notifications. Inshallah, see you in the next lecture. Visit www.kbl.com.pk for notes and other updates. Allah Hafiz.